नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे जैन जी के बारे में। दरअसल इस जैन जी का एक तरह से आतंक भी है और एक तरह से ये बदलाव की बयार भी है। दुनिया भर के देशों में इस पर बात हो रही है। ख़ासतौर से हम एशिया की बात करें तो एशिया में ये जो मामला है, जैन जी का मतलब होता है जो पीढ़ी 1990 के बाद जन्मी हो। 1995, 96, 97 के बाद जो पीढ़ी ने जन्म लिया है वो जैन जेड पे आ रही है, जैन जी जिसे हम कहते हैं। हाल ही में नेपाल में इसने एक बड़ा बदलाव किया, तख्ता पलट हो गया और नई सरकार में भी जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी वो भी इसी की सलाह पर बनी है। अब कुछ लोग इसे लेकर भारत में भी बातें कर रहे हैं और बातें होनी भी चाहिए। उसकी वजह ये कि नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है और जो युवा पीढ़ी सामने निकल कर आई, इसकी अगर हम बात करें तो 1975 के आसपास जब जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हुआ था, समग्र क्रांति, उससे जोड़ के हम देख सकते हैं तब भी युवा पीढ़ी ने बदलाव किया था और तब देश के भीतर कानून को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर बड़ी मुसीबत थी और उसके चलते युवाओं ने उसको लीड किया और उनके लीडर थे सबसे देश के बुजुर्ग नेताओं में शामिल गांधीवादी जयप्रकाश नारायण। ये एक कॉम्बिनेशन था अनुभव का और युवाओं का। लेकिन इस समय जो जैन जी की हम बात कर रहे हैं, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है। सिर्फ 10 सेकंड मोबाइल पर खबर देखने के बाद फैसला करने वाली पीढ़ी है और ये पीढ़ी सोशल मीडिया को ही सबसे ज़्यादा मानती है। तजुर्बे के नाम पर माता पिता का भी तजुर्बा वो मानती है कि नहीं मानती, इसका पता नहीं। लेकिन हम फिर फोकस करते हैं इस बात पर कि देश में इसको लेकर चर्चा शुरू हो रही है। मैंने कहा कि भारत में नेपाल जैसी हालत नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ राजनीतिक अस्थिरता है, ना ऐसी महंगाई है जो सिर चढ़ के बोल रही हो, ना ऐसी बेरोजगारी है जिससे युवा सड़क पर आए। इसके साथ साथ देश में जो तरक्की की रफ्तार है, अंतर्राष्ट्रीय अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो भारत अभी भी जीडीपी में एक तरह से दुनिया भर में सबसे आगे, और आर्थिक स्थिति में हमने पिछले दिनों इंग्लैंड को पीछे छोड़ा, ब्रिटेन को, और अब तीसरे नंबर की दौड़ में है। तो कह सकते हैं ये सब चीज़ें हमारे अनुकूल है। लेकिन जो प्रतिकूल है, आज उस पर बात करेंगे कि क्या गुड गवर्नेंस देश में आएगी। आने का दावा हर चुनाव में होता है कि गुड गवर्नेंस पे इलेक्शन होते हैं। इस बात पर भी चुनाव होते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे। अगर 2014 की बात करें तो भाजपा का नारा था, और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं पीएम बनूंगा, प्रधानमंत्री बना, तो न खाऊंगा न खाने दूंगा। पूरा देश नरेंद्र मोदी के इस नारे पर फिदा हो गया और देश ने उनको भरपूर बहुमत दिया और ये भरपूर बहुमत 2018 तक रहा। बीजेपी को पहली बार 303 सीटें मिली, बहुमत को लगभग 336 सीटें मिली एनडीए की बात करें। लेकिन इसमें उतार थोड़ा आया और 2024 के चुनाव में बीजेपी 303 सीटों से घटकर 240 पर आकर टिकी। हालांकि सरकार एनडीए की बनी और वो एनडीए दो बैसाखियों पर है। नीतीश कुमार बिहार के लीडर हम बात करें और चंद्रबाबू नायडू दक्षिण भारत के। सरकार ठीक चल रही है, इसलिए राजनीतिक अस्थिरता नहीं है, प्रधानमंत्री मजबूत हैं। लेकिन गवर्नेंस और करप्शन की बात है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री जयंत तोमर जी, जयंत सिंह तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जूम पर जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी, रंजन जी का भी बहुत स्वागत है। और फोन लाइन पर जुड़े हैं दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जयंत जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला है, आशंकाएं कुशंकाएं बहुत सारी हैं और सबसे खास बात है कि हम सब इस बात के पक्ष में कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा जो नरेंद्र मोदी जी का था, वो भाजपा शासित राज्यों में तो दिखना चाहिए, वो लागू भी होना चाहिए और वो दिखना भी चाहिए। एक जुमला चलता था पहले कि अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदार तो आप हैं ही, लेकिन आपको ईमानदार दिखना भी पड़ेगा। तो दिल्ली की जो सरकार है केंद्र की, वहाँ तो करप्शन की खबरें नहीं है जो पहले कभी आया करती थी 2014 के पहले। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में करप्शन की बेहिसाब खबरें हैं। तहसील की बात करें, भारत का जो 80% जीवन है वो गांव में रहता है और उनका वास्ता तहसील से पड़ता है, पटवारी से पड़ता है। अगर हम पटवारी जो सबसे छोटी इकाई है राजस्व विभाग की, उसके बाद तो चपरासी आता है।
अगर आपने 1 एकड़ ज़मीन खरीदी है तो नामांतरण कराने में आपको पैसे देने पड़ेंगे, और वो 2, 4, 5 नहीं 10,000 तक हो सकते हैं। अगर आपको कृषि की जो ऋण पुस्तिका बनवानी है उसको आपके पैसे देने पड़ेंगे। ये यहाँ से शुरू होता है करप्शन, और वो मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि वो कलेक्टर तक जाता है। सारे पटवारी और सारे कलेक्टर बेईमान नहीं हैं, लेकिन अगर ये खबर मध्य प्रदेश में है तो गुड गवर्नेंस के साथ साथ करप्शन के खिलाफ अगेंस्ट करप्शन ड्राइव की ज़रूरत भी है। नहीं तो फिर ZG की बात नेपाल में भले तख्ता पलट रही हो, लेकिन सड़कों पर अशांति तो यहाँ भी दिख सकती है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, नेपाल के विषय में अगर कहें, बिंदुवार अगर बात करें जी, तो दक्षिण एशिया के जो विशेषज्ञ हैं लंबे समय से उस पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। उनका तो ये कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं, हाल में जिस तरह से अमेरिका से हटकर और भारत जिस तरह से चीन और रसिया के साथ गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इस तरह की अस्थिरता पैदा करने के मूल में मानी जा रही हैं। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, निश्चित रूप से सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन हम देखें बहुत पहले एक अरब स्प्रिंग के नाम से एक मूवमेंट चला, वहाँ भी सोशल मीडिया की भूमिका बताई जा रही थी। तो नेपाल में अगर सोशल मीडिया उसके मूल में है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और भारत को अगर छोड़ दें तो श्रीलंका में हमने देखा, बांग्लादेश में हमने देखा, अब नेपाल में देख रहे हैं जिस तरह से अचानक रातों रात चीज़ें बदल रही हैं, सत्ताएं बदल रही हैं, तो उसमें सोशल मीडिया की अपनी भूमिका है और ये युवाओं की अपनी भूमिका दिखाई दे रही है। किस कारण से असंतोष है, उसके सारे कारण पे आपने विस्तार से बताया ही है। तो अब ये गुड गवर्नेंस की जहाँ तक बात है, ये गुड गवर्नेंस तो एक बड़ा मुद्दा होता ही है, लेकिन क्या नेपाल में जो राणाशाही है उसकी कोई भूमिका है? ऐसा मुझे अभी तक तो नहीं लगता है, लेकिन लगातार जिस तरह से वहाँ पे जिस तरह की राजनीतिक करवट बदलती रही है, वहाँ पे इसको भी एक कारण अक्सर बताया जाता रहा है। भारत में इस तरह की अभी कोई स्थिति अभी तो नहीं बन सकती। केंद्र के स्तर पे सब कुछ ठीक है, राज्यों में भ्रष्टाचार है, और लेकिन अभी भी उस तरह से जिस तरह से नेपाल में हमें आंदोलन दिखाई दे रहे हैं, उस तरह से आंदोलन तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आंदोलन, ये गांधी का देश है, बेहतर हो कि यहाँ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से गांधी ने जो रास्ता दिखाया था उस तरह से अपनी बात कहने का तरीका लोग अपनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, गांधी की बात तो नेपाल के भी आंदोलनकारी कर रहे हैं। वो जो जैन जी के लीडर हैं, युवा, वो कहते हैं कि हमारे आदर्श महात्मा गांधी है, भगत सिंह है। तो गांधी को आदर्श बनाकर लोग दूसरी बातें करते हैं, और ये स्थिति अकेले नेपाल में नहीं है, ये भारत में भी है। आदर्श गांधी जी हैं, लाठी और लंगोटी वाला आदर्श है, और काम उनके ऐसे कि उनके पास BMW और मर्सिडीज़ और उनकी मैंने नोटों की गड्डियों की घर में अथाह चीज़ें रखी है। तो सवाल ये नहीं है। दूसरा, आपने चर्चा में कहा था कि जो स्थिति है वो भारत की स्थिति, क्योंकि भारत का रूस और चीन से अभी संपर्क हो गया है। अगर पिछले दिनों की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय साजिश इसलिए शुरू होती हुई दिखती है भारत में, क्योंकि भारत उस कैंप में चला गया जो वैश्विक ताकतों के मुखिया अमेरिका के कैंप के खिलाफ है। लेकिन ये भारत में साजिश आज से नहीं हो रही है, ये पिछले 10 साल से हो रही है। आप देखिए कि जब बांग्लादेश में हिंसा हुई और तख्ता पलट हुआ, तब कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार नेताओं ने कहा कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, और ये भी कहा कि भारत में भीड़ जो है वो प्रधानमंत्री निवास में घुसकर तख्ता पलट कर सकती है। ये शब्द हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के, जिनमें सलमान खुर्शीद जैसे लोग शामिल हैं जो देश के विदेश मंत्री भी रहे। तब तो भारत रूस चीन के कैंप में इस तरह नहीं था जैसा आज जा रहा है, क्योंकि अपने तनावपूर्ण संबंध अमेरिका से उतने थे भी नहीं ट्रंप के पहले जितने अब हो गए हैं। तो कहने की बात कुल मिलाकर ये कि साजिशें भारत के खिलाफ वैश्विक स्तर पर आज से नहीं है, 4 महीने पहले से नहीं है, ये पिछले 10 साल से चल रही है। और इसके विस्तार में हमारे साथ रंजन जी जुड़े हैं। रंजन जी भी बताएंगे और नागेंद्र जी भी बताएंगे। रंजन जी, जैन जी का जो मामला है वो भले ही युवाओं को लेकर है, भारत में युवाओं का और बुजुर्गों का कॉम्बिनेशन है राजनीति में। 1975 की बात करें तो जयप्रकाश जी का जो आंदोलन था, जयप्रकाश जी सबसे बुजुर्ग और गांधीवादी लीडर थे, और उनके पीछे पूरे देश का युवा था। तब तख्ता पलट होने की बात आई थी। अलग बात है कि इमरजेंसी ला के उसको
रोक दिया गया था, वो पुरानी कहानी, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन जैन जी की जो बात कर रहे हैं वो खाली युवा हैं, उनके साथ तजुर्बेकार कोई नहीं है, इसलिए वो आंदोलन हो भी रहे हैं, तख्ता पलट भी हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें नहीं आ पा रही जिन मकसदों से होता है। भारत के संदर्भ में यहाँ केंद्र में मजबूत प्रधानमंत्री है, मजबूत सरकार है। दूसरी बात यह कि कमज़ोर विपक्ष है। तीसरी बात यह कि महंगाई के मामले में हम बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति में नहीं है, लेकिन करप्शन को लेकर चिंता नेपाल से ज़्यादा है, क्योंकि करप्शन हमारे यहाँ जो लोग महसूस करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है। मैंने आपके जुड़ने के पहले जिक्र किया था कि भारत गांव का देश है और तहसील में सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है किसानों का। तो तहसील में छोटी इकाई पटवारी है और बड़ी इकाई कलेक्टर है। करप्शन वहाँ बेहिसाब है। शहरों की बात करें तो भोपाल राजधानी, पिछले दिनों हमने देखा कि सरकारी ज़मीन पर कॉलोनियाँ कट गई, नगर निगम के इंस्पेक्टर कमिश्नर सो रहे थे, थाने के पीछे आतंकवादियों के अड्डे चलते हैं, पुलिस सोती है। इसके बाद हम कहें कि सेक्स जिहाद, लव जिहाद चल रहा है, किसी का कोई पता नहीं है। तो ये जो घटनाएं हैं ये असंतोष पैदा करती हैं, कहीं ये भड़क कर सड़कों पर ना आए, इसलिए गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। करप्शन पर मोदी जी का जो नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। नहीं तो नेपाल जैसा भले ही ना हो, बांग्लादेश जैसा भले ही ना हो, लेकिन सड़कों पर असंतोष दिख सकता है, जो देश के लिए ठीक नहीं। आपकी राय? बिल्कुल राजनीति भले वो सिचुएशन ना हो, और हम लोग आशा भी करते हैं कि ईश्वर न करे कि भारत में वो सिचुएशन होगी। लोकतंत्र हमारा मजबूत है, और पिछले जब भी आज़ादी मिली तो उससे लगा था कोई भी ऐसा ना तो प्रयोग हुआ और ना तो कभी नहीं, जो हम लोग पाकिस्तान में देखते हैं या श्रीलंका में, बांग्लादेश में या अन्य देशों में, ना तो ऐसी क्वेश्चन हुई जी। लोकतंत्र बहुत मजबूत है, परिपक्व है, और जनता के मन में भी लोकतंत्र के प्रति जो आस्था है कभी कम नहीं हुई। लेकिन जरूर डर तो लगता है। आपने बिल्कुल सही विषय चुना है, और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है कि ये दीमक की तरह देश को खा रहा है। तो कब विवाद आ जाए तो कहा नहीं जा सकता। दिक्कत है कि भ्रष्टाचार को हमने स्वीकार कर लिया है। आपकी आवाज़ थोड़ी कम है। जी 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 जी। अब ठीक है? हाँ अब जी, ठीक आ रही है? हाँ अब ठीक है। तो हमने कहा भ्रष्टाचार को हम लोगों ने अंगीकार कर लिया है दैनिक जीवन में। हम ट्रेन में जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम पैसे देकर के सीट मिल जाए, और टीटी फीस देगा भी नहीं उसके बिना। अगर सरकारी ऑफिस जाते हैं तो पैसा देकर मेरा काम हो जाए, और काम बिना पैसे के होता भी नहीं है जी। लेकिन पिछले कुछ आप भी देख रहे हैं राघवन जी, इतने समय से आप जर्नलिज्म में हैं और लगातार रिपोर्टिंग भी किए हैं, हर चीज देखे हैं, पेपर संभाला आपने, आपसे लोग मिलते रहे हैं। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है पिछले 5 साल 10 साल में, ऐसा नहीं कि पार्टी विषय के कारण, एक जनरल परसेप्शन है कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लोगों में डर भय खत्म हो गया है। मेरा जो मानना है कारण डर भय खत्म होने का है कि जब आपकी डिपेंडेंस, आपका जीविकोपार्जन केवल सैलरी रहेगा जी। और भ्रष्टाचार से कुछ पैसे कमाते हैं, कमाना तो जीरो चाहिए, तो आपको डर लगा रहेगा सैलरी हमारी चली न जाए। अभी इतने बड़े पैमाने भ्रष्टाचार हो गया है, इतना लोगों ने पैसा इकट्ठा कर लिया है, जो योजनाएं बन रही राघवन जी, सैकड़ों करोड़ की योजनाएं बन रही है, उसमें अगर ईमानदारी से लोग कमा, सरकारी भाषा बोला तो ईमानदारी से कमाना, वो भी कमा ले तो इतने करोड़ों की आए हैं, तो चलो सैलरी तक चली नहीं गई, सस्पेंड हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, पैसे छुट जाएंगे। तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा, एक वाकई बहुत बड़ा विषय है। राघवन जी विषय, आप एक भी टाइम बोलूंगा आपका। जी जी बिल्कुल बोलिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का किस्सा सुनाता हूँ आपका। कमलनाथ सरकार आ चुकी थी, एक मंत्री ने, जो एक विशेष, जो मंत्री जी के कृपा पात्र थे, मुख्यमंत्री के कृपा पात्र थे, उन्होंने दूसरे मंत्रालय को, अपने सहयोगी को एक काम दिया। मंत्रालय एक विशेष गुट को रिप्रेजेंट करते थे जी। तो काम हुआ नहीं, ट्रांसफर का मामला था, जमीन मामला था, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गया, ट्रांसफर नहीं हुआ। एक दिन विधानसभा में मंत्रालय और मंत्री टकरा गए, तो मंत्रालय ने कहा देखिए मैंने काम कर दिया ना आपका। तो मंत्री ने कहा, कुछ पत्रकार थे वहां पे, कहा कि इसको क्या पता कि जब काम नहीं हुआ इस मंत्रालय की वजह से या नहीं किया इसने, तो पैसे देता हूँ ट्रांसफर हुआ। ये हालत है जी।
मंत्री का नहीं सुन रहा है। सरकारी का थाना हो, तहसील हो, बिना रिश्वत काम नहीं हो रहा है राजेंद्र जी। तो बिल्कुल आपने सही कहा, सचेत हो जाना चाहिए सरकारों को, सचेत होना चाहिए जनता को भी और लोगों को भी कि भ्रष्टाचार को लगाम लगाना ही पड़ेगा और इसके बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। मैं कई बार अपने साथी लोग बोलते हैं कि देश ने भ्रष्टाचार को, जैसे आपने कहा कि अंगीकार कर लिया है और भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। ये आमतौर से वो लोग ज़्यादा बोलते हैं जो सरकार में है या सरकार के समर्थक हैं। जब वो सरकार के बाहर होते हैं तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार बदलने की बात करते हैं और सरकार में आने के बाद उनका तर्क होता है कि अब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा है, मैं कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। और अगर भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं होता तो नेपाल में तख्ता पलट नहीं होता। तो भारत में सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं किया, कम नहीं किया, तो ये मुद्दा है। और आपने एग्जाम्पल दिया है मंत्री का और मंत्रियों का। मैं सिर्फ इसमें इतना कहूँगा कि करप्शन को, भ्रष्टाचार को लेकर एक लाचारी है, एक बेबसी है। लोग बहुत ही ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। आपने जो मंत्रियों का उदाहरण दिया है वो उसका एक्सट्रीम है, मतलब वो चरम है। आप देखिए कि आप जो सत्ताधारी दल होता था उसकी संगठन के किसी पदाधिकारी को अगर आप ये कहें कि ये मेरा छोटा सा जेन्युइन मामला है और इसको लेकर कोई अधिकारी पैसे मांग रहा है, तो वो टेलीफोन करता था, अधिकारी उसका काम फ्री में करता था, बहुत भ्रष्टाचार होने के बाद भी। लेकिन अब वो अधिकारी फ़ोन करता है और लाचारी बताता है कि मेरे कहने पर वो नहीं मानेगा। मंत्रियों तक की बातें नहीं सुनी जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मामला जैन जी का भले ही ना हो, लेकिन भारत में असंतोष का बड़ा मुद्दा है जो लोगों को सड़कों पर लाने का काम करेगा। महंगाई के मुद्दे पर सरकार बच सकती है, लेकिन गुड गवर्नेंस और करप्शन के मुद्दे पर सरकार नहीं बचेगी। कम से कम भाजपा वो राज्य जो ये नारा देकर आए थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिनका गुड गवर्नेंस पहला नारा था, सुशासन, वो कहते थे स्वराज तो आ गया, स्वराज आ गया, लेकिन सूरज आना बाकी है, गुड गवर्नेंस बाकी है। नागेंद्र जी, आपकी राय? देश में जैन जी की धमक तो नहीं है, आशंका भी नहीं है, भारत में कभी ये हो भी नहीं सकता, लेकिन उस आड़ में, नेपाल की, बांग्लादेश की आड़ में हम अपने सिस्टम को तो ठीक कर सकते हैं, करप्शन को ख़त्म ना करें, कम तो कर सकते हैं। अभी तो कदम कदम पर पैसा देना पड़ता है। आपकी राय? जी राजेंद्र जी, जब हम कभी सफाई के लिए रोड पे या कहीं बाहर निकलते हैं तो कई जगह एक साइन बोर्ड लगा दिखता है कि सावधानी में सुरक्षा। वो एक बहुत मूल वाक्य है जो कई जगह लागू होता है कि सावधानी में सुरक्षा होती है। जी। हमारे यहाँ इस तरह की आशंकाएं चाहे निर्मूल साबित हो, भारत का परिप्रेक्ष्य भी ऐसा नहीं है। भारत की जनता राजनीतिक रूप से, राजनीतिक चेतना में बहुत अच्छी है, राजनीतिक सूझबूझ बहुत अच्छी है, जिसकी कोई ऐसी गुंजाइश पक्की नहीं है, तख्ता पलट, विद्रोह या इन बातों के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है जी। लेकिन जो आपने कहा, देखिए, इससे आम आदमी जरूर पीड़ित है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है उसमें आम आदमी बहुत पीड़ित है। बहुत लंबे टाइम से एक लॉबी है जो भ्रष्टाचार के बारे में ये भी कहती कि ये तो भाई आप, ये सुविधा शुल्क हो गया है, ये चाय पानी का खर्चा है, इस तरह की शब्द प्रचलित शब्दावली है भ्रष्टाचार के बारे में। लेकिन आप देखिए कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इससे, और वो ही किसी देश का सबसे बड़ा, वही है जो सबसे ज्यादा जिनका मत प्रतिशत रहता है चुनाव के वक्त वोट डालते वक्त जी। और उनकी छोटी छोटी जरूरतों के लिए सरकारी विभाग, जिसमें आप राजस्व विभाग को गिन लीजिए, आप तहसीलों को गिन लीजिए, आप पुलिस थानों को गिन लीजिए और गिन लीजिए, वहां इस तरह के राज्यों में कहीं ना कहीं लेन देन का प्रचलन चलता है। केंद्र सरकार का मॉडल विशेष रूप से पिछले 10 सालों में, केंद्र सरकार में देखिए 10 साल रहने के बाद भी किसी तरह के कोई घोटाला या किसी तरह के कोई इस तरह के मामलों को कोई सामने नहीं आए। लेकिन उसके बनिस्पत राज्य सरकारों की, चाहे भाजपा की राज्य शासित सरकारें हो चाहे अन्य दलों की शासित सरकार हो, राज्यों में भ्रष्टाचार पे अभी लगाम कसी जानी बाकी है। सरकारें काम कर रही है, जैसे सेवा अधिनियम या अलग अलग राज्य सरकारों ने नाम दिए जिसमें 100 या 100 से ज्यादा सेवाएं हैं, जिनको ये बता दिया गया कि उनकी टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है, उनमें उनकी मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है, लोगों को उससे थोड़ा लाभ भी मिल रहा है। आप उद्योग के लिए, कोई व्यापारी अपना उद्योग या धंधा लगाना चाहता है और कुछ लाता है, उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी सच ये है कि अभी भ्रष्टाचार पे लगाम कसी जानी बाकी है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक वक्तव्य में बात कही थी कि जब ऊपर से 100 रुपए भेजे जाते हैं तो
तो नीचे भेजते भेजते वो 15 ही रुपए बच जाते। आज हालांकि वो स्थिति नहीं है, लेकिन उसके इतर ये स्थिति जरूर है कि वक्त बदल रहा है, पीढ़ियां बदल रही हैं। जैसा कि आपने कहा जैन जी, चलो जैन जी तो एक नाम दिया गया, लेकिन युवाओं में इस बात की कसक जरूर रहती है, क्योंकि बिल्कुल आजकल वो डिजिटली और सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। बिल्कुल समझ और सूचनाएं भी बहुत ज्यादा आदान प्रदान होता है आसानी से। और इसके अलावा जैन जी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो समानता और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है। तो इस बात पे सरकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। बिल्कुल भ्रष्टाचार वैसे भी किसी विकासशील देश में नहीं होना चाहिए अगर वो विकसित होना चाहता है। बिल्कुल, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि एकदम हरिश्चंद्र हो जाएं सरकारें या राजनेता, क्योंकि इलेक्शन के लिए तो उनको काला धन चाहिए, लेकिन अब काला धन उनको पूरे 365 दिन चाहिए, इसमें दिक्कत है। तो इसीलिए उनको हर अधिकारी से पैसा चाहिए हर महीने। जयंत जी, पहले तो जैसे हेलमेट होती थी, बेल्ट चेकिंग होती थी, लेकिन करप्शन के मामले में उनकी एक कविता है जो दिल्ली के एक मशहूर कवि हैं, मैं उनका नाम अभी जैसे स्मरण आएगा मैं उनको बताऊंगा, प्रोफेसर हैं वो। अक्सर उन्होंने कहा था कि पहले तो लगता था नजराना, अशोक चक्रधर, उनकी बहुत मशहूर कविता है इस पर। लोग काम होने पर नजराना पेश करते थे, साहब कि अधिकारी साहब ने हमारा काम कर दिया, अफसर ने ये साहब नजराना दिया। फिर शुक्राना, और उनकी कविता में एक शब्द था हकराना, और उसके बाद था जबराना। अब ये हकराना और जबराना करप्शन में जब आ गया है तो लोग परेशान हैं। चाहे उद्योगपति हो, सिंगल विंडो हो गई हो, लेकिन बगैर पैसे दिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में काम नहीं होता है। अस्पतालों में तो आप देख ही रहे हैं कि अगर सरकार की जो योजना है आयुष्मान योजना ना होती तो गरीब से गरीब आदमी लुट जाता, और वो जी तो जाता अस्पताल में, लेकिन बिल देखकर मर जाता, क्योंकि इतना भारी भरकम बिल आता है। लेकिन आयुष्मान सरकार की बड़ी अच्छी योजना, लेकिन उसमें भी अरबों खरबों का करप्शन है पूरे देश में। तो सवाल ये है कि ये जो नजराना शुक्राना तक तो ठीक था, लेकिन ये हकराना और जबराना ये लोगों को तंग किए है। ये पटवारी से लेकर कलेक्टर तक है और ये ऊपर तक जाता है, ऐसा कहा जाता है। आपकी राय? जैन जी तो अपनी जगह है, लेकिन उसके चलते हमको सुधरने का मौका है। भारत की तासीर तो नहीं है ऐसी, लेकिन असंतोष होगा तो फिर औद्योगिक विकास कम हो जाएगा, फिर राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी, और ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, नागेंद्र जी ने कहा कि एक विकासशील देश में तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए कम से कम, और फिर से एक बार महात्मा गांधी का जिक्र करेंगे। इस देश में लोग स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को भूल चुके हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रांतों में हम जाते हैं, वहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत हम महसूस करते हैं वहाँ ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं कोई आवाज़ उठती हुई नहीं दिखाई देती। पंचायत से लेके, जिले से लेके, संभाग स्तर पर कहीं भी, और ऐसा नहीं दिखाई देता कि आंदोलन। आपकी अनुमति हो तो मैं इसमें जोड़ूं, क्योंकि गांधी जी का जिक्र किया है। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था उसी के लिए तो पंचायती राज आया था। तब आशंकाएं जताई गई थी कि उस पंचायत राज के चलते करप्शन पंचायतों तक पहुंच जाएगा, देश की जड़ों में पहुंचेगा, तो पंचायतें भ्रष्ट होगी। सरपंच बिना पैसे दिए नहीं जीतता चुनाव, जब वो पैसे देकर चुनाव जीतता तो पैसे देकर वो काम भी करता है पैसे लेकर, इसलिए वहां से आवाजें आना कम हो गई। जी बिल्कुल, तो ये दोनों तरफ से मसला है कि जनता की तरफ से भी कोई चेतना नहीं है आंदोलनों की प्रति, और भ्रष्टाचार जैसा कि पिछले कर्नाटक के चुनाव में पता चला कि 40% वहाँ चलता है, और ये मान्यता हो गई 20% तो हर जगह ये कमीशन खोरी चल ही रही है, साइन करने के पैसे मिलते जी, और इसको लोगों ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन कहीं भी जरा भी स्पंदन दिखाई दे इस तरह के भ्रष्टाचार के प्रति, गवर्नेंस जहाँ खराब है उसके प्रति लोगों में, तो एक लगता है कि हाँ चेतना है लोगों में, लेकिन बहुत मुश्किल से ही ये बात कहीं दिखाई देती है। असल में गलत काम कराने के लिए पैसा दे तो चल जाता है, जब सही काम के लिए पैसा दिया जाए तो शुक्राना में तो ठीक है, लेकिन हकराना और जबराना में दिक्कत है। रंजन जी, सिर्फ इस बात पर दिक्कत है कि अगर आप जबरदस्ती पैसा लेंगे और पैसे के लिए आप काम रोकेंगे जो सही काम है, तो फिर असंतोष होगा और सरकारों को गालियां पड़ेंगी। आपकी राय? करप्शन स्वीकार तो नहीं है, लेकिन हकराने और जबराने पर ऐतराज है। आपकी राय? बिल्कुल सही बात है। अब हद की बात हो गई है, और ये हो गया कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, चाहे जितने की शिकायत करना। तो यहाँ तक कोई गुर्राने वाली बात हो गई है। दिक्कत ये है और दुख की बात है कि इस पर कोई एक्शन नहीं होता। देखिए, इतनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, नंबर 1 वॉच डॉग हैं, बनाया गया है, क्या क्या व्यवस्था बनाई गई है जी। अल्टीमेटली भ्रष्टाचार के सामने सभी दम तोड़ रहे हैं। कारण वही, गंगोत्री पर किसी की निगाह नहीं है,
गंगोत्री पर किसी का एक्शन नहीं है। बिल्कुल। और छोटे मोटे लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर स्थिति हो जाती है, और हर बार 1 साल की रिपोर्ट आप विधानसभा में बिल्कुल, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कम से कम जो भाजपा शासित राज्य हैं, मोदी जी वहां तो न खाए न खाने देने वाला फार्मूला अप्लाई करें। समय समाप्त हो चुका है। नागेंद्र जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, राजनीतिज्ञ और एक डॉक्टर में एक ही समानता होती है कि एक अच्छा डॉक्टर मरीज की नब्ज देख के उसका रोग बता देता है, और जनता के एक अच्छा जो राजनीतिज्ञ होता है वो जनता की नब्ज देख के उसके मन की बात जान लेता है। जी, भले ही आंदोलन ना हो रहे बिल्कुल। भ्रष्टाचार के ऊपर, लेकिन ये मानना चाहिए कि अगर सही राजनीतिज्ञ नब्ज टटोलेगा जनता की या वोटर की, तो उसके मन में भ्रष्टाचार को लेके काफी बड़ी कसक जरूर है। बिल्कुल। और इस कसक को समय रहते ही पहचानना चाहिए। जी, कहते हैं कि जनता, सरकार जनता की पालक होती है, माँ की तरह काम करती है। माँ तो नब्ज देखे बिना क्या आवाज़ सुनकर बताती कि बच्चा कितना बीमार है, और चेहरा देख के बोल देती कि इसकी तबीयत ठीक है या नहीं। तो सरकारों को माँ की तरह जनता का पालन करने की जरूरत है, प्रजा है उसकी, और अगर इस पर काम नहीं हुआ तो फिर दिक्कतें तो आ सकती है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रंजन जी, आपका बहुत धन्यवाद। नागेंद्र जी, आपका साधुवाद। और जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।